कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज गौरांगी बिफर चुकी थी। अर्धांग के खिलाफ बोले गए आज कुछ शब्द उसके दिल को तोड़ चुके थे। आज सामने आकर बैठे जगमोहन जी का भी उसे भान नहीं था, जिनके सामने एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता था। आपको नहीं पता माँ, मेरा पति चाहता तो जब आपने मेरी शादी कहीं और तय की थी, उसके बाद ही ज़बरदस्ती मुझे उठाकर ले जा सकता था। कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पर ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों माँ? क्योंकि वो कितना भी आवारा गुंडा जिद्दी हो, मुझे कभी तकलीफ नहीं होने दे सकता था। और मैं आप लोगों को। वो ये बात सामने खड़ी ललिता को देखकर बोली तो ललिता ने नजरें चुरा गई। ये उन्हीं के कहे हुए शब्द थे। कर लेती शादी अभिलाष से, तब भी मेरी बिना मर्जी, आपकी बिना मर्जी वो मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जाता। खुद खत्म हो जाता, पर मुझे खत्म नहीं करता। मैं आज ये जानती हूँ माँ, और उस दिन भी ये जानती थी। और मैं कभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जा पाती माँ। अगर उस दिन वो ना हुआ होता जो हुआ था, कैसे कहूँ कि आप लोगों की बिना मर्जी आशीर्वाद के मैं कुछ नहीं करती। हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। पर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं माँ। और अब मेरा पति और उसकी इज्जत मुझे बहुत प्यारी है, और यहाँ रहकर अब मैं उसे और गिराना नहीं चाहती। बेटियाँ पराई होती है, पर आपने तो आज मुझे मार ही दिया माँ। वो रोकर बोली तो आज बिबिधा की आंखें छलक पड़ी और उसके साथ ही जगमोहन जी की मुट्ठियाँ कस गई। किसो भाई, मैं सामान पैक कर लेती हूँ, आप छोड़ दे मुझे घर। अर्धांग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो कमरे की तरफ बढ़कर बोली। आंगन में सभी को अपनी अपनी भूलों का एहसास करवा गई। मानते हैं जो लकीरों में लिखा है वो होना तय है, पर उस वक्त इंसान के कर्म तो किस्मत में लिखे नहीं होते। वो तो इंसान अपनी इंद्रियों के वश में ही होकर करता है। भरोसा, प्यार, सहारा, ये ऐसे एहसास हैं जो बोलने से ही पूरे नहीं होते, इन्हें निभाना पड़ता है। जब वक्त आता है, जो निभा गया वो पार, और जो गुस्से, शक और विश्वास में इनसे पीछे हट गया, उसके हिस्से सिर्फ पश्चाताप आता है। ईश्वर का दिया हुआ आखिरी मौका जो अगर हाथ से निकल गया तो फिर कुछ नहीं बचता, फिर सब खत्म हो जाता है। और ये बात आज जगमोहन जी समझ रहे थे। गौरांगी लगभग जिस स्पीड से गई, उसी उस स्पीड से 10 मिनट बाद बाहर आ गई अपना सामान लेकर। चलिए भाई, वो जैसे ही बोली, केशव ने भी उसके हाथ से बैग लेकर उसके साथ कदम बढ़ा दिए। रुको, जगमोहन जी की आवाज़ गूंजी तो हमेशा की तरह गौरांगी के पैर कांप गए। वो दुख में आज बोल तो गई थी उनके आगे बहुत कुछ, पर ऐसा तो नहीं था कि उसके अंदर उनके लिए प्यार, डर और इज्जत नहीं था। अंदर जाओ गौरांगी, और केशव जाओ अर्धांग को बुला लाओ और कहना हमने बुलाया है। श्याम मोहन और हम उसके बाद खुद इस बार निमंत्रण देकर आएंगे गौरांगी के ससुराल। वो बोले तो गौरांगी ने भरी हुई आंखों से उनकी तरफ देखा तो वसुधा ने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ लिया। ऐसा तो नहीं था, कहीं ना कहीं वो जानती थी कि गलत हुआ अपनी बेटी पर विश्वास ना करने से। उन्होंने झट से गौरांगी की तरफ अपने हाथ फैला दिए तो गौरांगी के कुछ देर खड़ी रही, फिर भागकर उनके गले लग गई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं गौरांगी, मुझे माफ़ कर दे। जो उस निर्लज्ज इंसान की बातों में आकर मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, वो रोकर बोली तो पूरा घर उसमें शामिल हो गया। मैं भी मूर्ख थी जो उस निशाचर की बातों में आ गई। ललिता रोती हुई गौरांगी के सर पर हाथ रखकर बोली। सही कहा बुआ, चलिए आपको समझ में तो आया। कान्हा आंसू पोंछकर बोला तो सब रोते रोते भी हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया तो प्रिया ने झट से इशारा किया, जिसे समझ केशव देर ना करते हुए अर्धांग को लिवाने चला गया। और फिर शाम को जब अर्धांग वापस आया तो केशव उसे बाहर ही मिला, और उसके बाद वो तुरंत उसे घर पर जोरावर से कहकर ले आया। सम्मान के साथ दरवाजे पर खड़े होकर वसुधा ने आरती उतारी और उस पर पानी का कलश उतार घर में हाथ पकड़कर ले आई। फिर बुआ जी ने तिलक किया और पैसे उतार नायन को देने के लिए कमर में खोस लिए। इत्तफाक तो देखो, कहने को तो था वो कुलवंती का ही बेटा जिसकी नज़र आज ललिता उतार रही थी। अगर कुलवंती देखती तो घड़ों पानी पड़ जाता उनके दिल पर।
अंदर आकर अर्धांग ने नजरें इधर उधर करते हुए जगमोहन जी के पैर छुए। उसके बाद वसुधा के, जो अभी तक उसे एकटक देख रही थी। कहते हैं खूबसूरत इंसान नई नज़र होती है, वही सुंदर सा अर्धांग एक वक्त वसुधा को उसके कर्मों के और विश्वास के चलते अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने तारीफी नज़र उस पर डाल पीछे खड़ी विविधा पर डाली तो विविधा ने भी इशारों में ही उनकी बात का समर्थन किया। आज वो राजकुमार सा लग रहा था। रेड और ब्लू चेक शर्ट, नीचे ब्लैक जीन्स, बिखरे हुए बाल और खूबसूरत सी उसकी ग्रेनिश आंखें और बेहद गोरा रंग जिस पर सजा हुआ वो तिलक और भी उसे खूबसूरत कर रहा था। वो सबसे मिलते हुए, पैर छूते हुए आज सबकी नज़रों में उतरता ही जा रहा था। उसका ये रूप गौरांगी के लिए नया था। वो छिपकर किचन के दरवाजे के पास खड़ी होकर उसे देख रही थी। वो बिखरी बिखरी हालत में और भी खूबसूरत लगने लगता है और उस पर गजर ढाती उसकी अदाएं, जो वो सबकी नज़र बचाकर गौरांगी को ढूंढ रहा था। एक हल्की चिढ़ की लाली जो सिर्फ गौरांगी महसूस कर रही थी उसकी आंखों में थी कि वो अभी तक उसके सामने क्यों नहीं आई, जो गौरांगी के चेहरे से स्माइल जाने ही नहीं दे रहा था। इतने करीब से और एकटक सब उसे आज देख रहे थे कि वो अर्धांग जिसका बेशर्मी की किताब में पहले पेज पर नाम लिखा था, आज वो भी कुछ झेप सा रहा था। कान्हा उसके आगे पीछे घूम रहा था। आखिर कुछ ही दिनों में अर्धांग से उसे भी मोह हो ही गया था। क्या बात है, चोरी चोरी देखा जा रहा है? प्रिया गौरांगी के कान के पास आकर धीरे से बोली तो वो चौंक कर पीछे मुड़ी। हाँ तो पति है मेरा, कैसे भी देखूं? अच्छा क्या बात है, नंदों वाला रूप? तो सुनो मैं भी भाभी वाली बात। ऐसे ना देखो, नज़र लग जाएगी मेरे नंदोई को। अच्छा इतनी जल्दी पाला बदल दिया? गौरांगी उसकी बात सुन पलट कर बोली। हाँ तो जब जीजा हॉटनेस की दुकान हो तो दीदी को कौन याद रखेगा? प्रिया तो बोल नहीं पाई, पर अनुराधा उसकी बात का जवाब देकर बोली। अब तो सुधर जा, तेरा जीजा है वो। आराधना उसके पीछे टिप मार कर बोली। और प्रिया, अरे भाई क्या कर रही हो, कुछ खिलाओ पिलाओ अर्धांग को। और गौरांगी तुम बाहर तो निकलो। कुछ नहीं दीदी, मुझे बहुत शर्म आती है आप सबके सामने। अच्छा शर्म छोड़ो और चलो, मैंने भी ये सब फेस किया है, शुरू शुरू में फिर आदत हो जाती है। दीदू जीजू को भी बुला लीजिए ना, सब होंगे तो कितना मज़ा आएगा। अनुराधा बोली तो सब ने हामी भरी। जानती तो हो तुम जीजू को तुम्हारे काम से कितना प्यार है उन्हें, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, वो मुस्कुरा कर बोली। तो सब मान गए। जो माहौल सुबह से दोपहर तक गमगीन था एकदम से पलट गया। परिवार की एकता अगर हो तो ऐसा ही होता है, कितना भी दुख हो उसमें से खुशियाँ निकल ही आती है। पीला सलवार सूट जिस पर लाल चुन्नी डाले वो कब से अर्धांग की नज़र में थी, पर मजाल है मैडम ने नज़र भी उठाकर देखा हो। एक तो उसका वो शर्म से लजाता हुआ रूप अर्धांग को और दीवाना कर रहा था। हल्की पिंक लिपस्टिक, हाथों में खनकती हुई कुछ लाल चूड़ियाँ, कमर तक आती हुई चोटी और मांग में भरा हुआ सिंदूर और नाक में पड़ी हुई वो एक नग की नथ पागल कर रही थी वो अर्धांग को आज। बेशक वो इससे ज़्यादा डार्क मेकअप में घर पर रहती है, पर उसका ये रूप भी उसे बेकरार कर रहा था। और वो थी कि उसे देख भी नहीं रही थी। जीजू खाना, कान्हा की आवाज़ आई तो उसने मुड़कर देखा। खाने की मेज पर जब वो सबके साथ बैठा तो खाना प्लेट में डालती हुई गौरांगी को उसने घूरा। मिलो तुम, फिर बताता हूँ तुम्हें, वो खुद से बोला तो पास बैठी अनुराधा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। नहीं देखेगी, शर्मिली है ना, सब मेरी तरह थोड़ी ना होते हैं। वो उससे मजाक कर ग्लास मुंह में लगाकर बोली। अच्छा तो तुम तुम्हारे फ्यूचर पति को देखने के साथ साथ सबके सामने कुछ करके भी दिखा दोगी? वेल डन, ऐसा ही होना चाहिए। वो प्लेट से खाने का बाइट बनाकर धीरे से बोला तो अनुराधा के मुंह से पानी निकल गया। कुछ तो तमीज़ सीख लो, कोई घर पे मेहमान आए फिर भी इस लड़की की हरकतें नहीं बदलती। विविधा ने उसे अर्धांग के पास ही बैठकर ये कारनामा करते देखा तो तुरंत बोली। पता नहीं अपने ससुराल जाकर क्या करेगी। ललिता बुआ भी तुरंत बोली। हम सब पर उपकार। अब बारी कान्हा की थी। उधर जाकर खा कमीने, अनुराधा उससे बोली। फिर अर्धांग की तरफ देखा। नॉट बैड एजे, चलिए कोई तो टक्कर में है मेरे। एजे मीन्स, वो आराम से उसकी बात पर खाते हुए बोला। मतलब अर्धांग जीजू, अब ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि वो मैं नहीं बता सकती। मैं पूछ भी नहीं रहा। नहीं बस, वो उससे बोलते हुए प्रिया जो उसकी प्लेट में एक पूड़ी रख रही थी बोला।
अरे क्यों नंदोई जी, खा लीजिए, अच्छी नहीं बनी क्या? आप ही की बीवी ने बनाई है? नहीं अच्छी है, वो गौरांगी की तरफ इस बार गुस्से से घूर कर बोला। अब वाकई उसका मूड खराब हो रहा था। खाने के बाद अब बारी सबकी लेटने की थी और उसमें दिक्कत थी। बैठक में जगमोहन जी और वसुधा लेट जाया करते थे और बाकी फिर सबके अपने कमरे थे। बरामदे में बने हुए 3 कमरे, एक विविधा, दूसरा केशव और तीसरा सभी लड़कियों का था। उसके बाद आंगन के इधर साइड बनी बैठक के पास वाला कमरा बुआ का, जो बहुत ही छोटा था। उसके बाद किचन के साइड बना कमरा जिसमें अधिकतर सबका सामान था, वो कान्हा के पास था। इससे पहले जब गिनी चुनी बार आराधना अपने पति देव के साथ पधारी तो बन जाता था। गौरांगी, सुप्रिया और अनुराधा सब कान्हा के कमरे में एडजस्ट हो जाती थी और कान्हा केशव के रूम में। पर इस बार आराधना भी थी और उसके साथ कुकू भी। अब सब कान्हा के रूम में तो नहीं रह सकते और रह भी लेते तो कान्हा की प्रॉब्लम थी। मैंने तो पहले ही कहा था आराधना के बाबूजी से कि परिवार बड़ा हो गया है, 1-2 कमरे छत पर बनवा ले। वसुधा कुछ सोचकर ललिता से बोली, अरे काहे टेंशन लेती हो जीजी, आप ना हमारे कमरे में रोक दो अर्धांग को, हम आंगन में लेट जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। कान्हा कान्हा, वसुधा चिल्लाई। जी ताई जी, जाओ अर्धांग के लेटने की व्यवस्था अपने माँ के रूम में कर दो। पर ताई जी, अर्धांग जीजू ने कहा है कि वो छत पर लेटेंगे। क्या? ये कब हुआ? मुझे क्या पता, उन्होंने मुझसे कहा कि कोई फ़ैन हो तो छत पर वो लगा लेंगे, इसलिए तो मैं स्टोर रूम से पंखा ही लेने जा रहा था। वो पूरी न्यूज़ देकर बोला। पागल, समझाया नहीं तूने उन्हें? ऐसे घर का दामाद छत पर लेटेगा और हम सब कमरे में? उनके घर में देखा है सब कैसे रहते हैं। वो जल्दी जल्दी बोली। सच तो सच ही है, जब भाई हवेली वाले लोग हैं तो पैसे वाले ही। मुझ पर मत चिल्लाइए ताई जी, केशव भाई ने उन्हें समझाया था। यहाँ तक कि आराधना दीदी तो अभी भी मोर्चा संभाले बैठी हैं, वो देखिए। वो इशारा कर बोला जहाँ अर्धांग के पास आंगन में आराधना, सुप्रिया, प्रिया, केशव सब बैठे थे। अर्धांग, अच्छा नहीं लगता ऐसे। मुझे छत पसंद है दीदी, भरोसा ना हो तो गौरांगी से पूछ लो। वो एकदम बोला तो गौरांगी के हाथ से ट्रे लगभग छूटते ही बचे। संभाल कर गौरांगी, वो पूरे हक से उसे देख कर बोला। अब इतनी बेशर्मी तो उसमें ना दिखे तो वो अर्धांग कहाँ। पर सुबह आपको जल्दी उठना पड़ जाएगा, जानते हैं ना धूप निकल आती है। हाँ तो आप मेरे रूम में आ जाना जीजू, योर मोस्ट वेलकम, कान्हा तुरंत बोला। प्रॉब्लम सॉल्व, अर्धांग हल्का मुस्कुराकर बोला तो उसकी आंखों की शरारत गौरांगी को साफ समझ आ रही थी। ऐसे ही नहीं, वो उसके मन की बात जान जाया करती है। वो जानती है रात भर तो ये सोने से रहा, नींद तो सर को वैसे भी सुबह को ही आती है, फिर कहीं भी सो जाए फंसेगा उसमें कौन? वो, क्योंकि रात भर वो इनकी खिदमत में रहेगी, फिर इन्हें तो नींद आ जाएगी। वो दिन भर गिरती पड़ती रहेगी, इसलिए ये छत पर सोएंगे ताकि उसे कहीं और किसी के पास सोने का बहाना ना मिल जाए। छत पर ये अकेले होंगे तो सब कहेंगे कि अच्छा लगता है, वो अकेले रहेंगे और बिना कहे जो ये चाहते हैं वो सब हो जाएगा। लगा लिया पूरा आइडिया, पर जो सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही है मेरी स्वीट वाइफी। वो धीमे से उठकर उसके पास से गुजरता हुआ बोला तो गौरांगी उसकी आवाज़ से ख्यालों से बाहर आई और जब तक वो नज़रों के वार उस पर करती वो जाकर कान्हा के साथ छत की तरफ बढ़ गया। और फिर एक अच्छे साले की मेहरबानी के तहत कान्हा ने फुर्ती से एक्सटेंशन लगाकर फैन सेट कर दिया और सुप्रिया ने अच्छे से बिस्तर लगा, चादर, तकिया सब लाकर रख दिया। जीजा जी और कुछ? सुप्रिया धीमे से अर्धांग के पास आकर बोली। वो और गौरांगी में साल भर का अंतर था। सुप्रिया बड़ी थी पर अर्धांग से उसका नाम लेकर बुलाना उसे नहीं भाता था। अब वो अनुराधा इतनी बेशर्म तो नहीं थी। नहीं, सब बहुत है, यहाँ तो इससे भी खराब हालत में सो चुका हूँ। वो लास्ट लाइन धीरे से बोला। कुछ कहा आपने? नहीं, सब ठीक है, थैंक यू। सुप्रिया, वो नीचे की तरफ बढ़ी तो अर्धांग ने उसे पुकारा। जी। वो खुशी से तुरंत पलट कर बोली। गौरांगी से कहना चाहकर मेरी टी शर्ट लेकर आए। जी जीजा जी, बिल्कुल। वो हंसकर बोली और नीचे की तरफ चली गई। जाओ गौरांगी, बुलावा आया है, सुप्रिया शरारत से बोली तो गौरांगी अभी तक जो अपने पति देव के कारनामे से बाहर नहीं आई थी तुरंत बोली।
बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा आता नहीं या फिर आएगा नहीं। अभी फ़ोन आएगा और मैडम गायब। उनका आएगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो तुम्हारा आया है, देख लो जाकर कौन सी बात है या फिर कुछ और। अनुराधा हाथ नचाकर बोली तो गौरांगी के गाल दहक उठे। मैं नहीं चाहती, मुझे बहुत शर्म आती है माँ बाबूजी के सामने। ये लो, अब उनके सामने थोड़ी ना तुझे कुछ करना है, वो तो अपने कमरे में होंगे। फिर भी वो लजाती हुई बोली, क्यों, इससे पहले कुछ किया नहीं क्या? तब शर्म नहीं आई? आई तो बहुत थी, पर कोई शर्माने का मौका दे तब ना। वो अपनी ही धुन में बोल तो गई। फिर देखा अनुराधा, सुप्रिया, आराधना, प्रिया सब मंद मंद मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। मेरे पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग? आप लोगों के भी पति हैं। ओ हेलो, मेरा नहीं है, अनुराधा बोली। तो तुम तो बेशर्म हो, होगा भी तो भी मुंह छिपाता फिरेगा वो। अच्छा छोड़ो सब बेचारी को, आराधना बोली। मैं तो भाई जा रही हूँ, आखिर मेरा पति भी मेरा वेट कर रहा होगा। प्रिया उठकर मुस्कुराकर बोली। मैं भी। सुप्रिया भी अपना मोबाइल उठाकर कोने की चेयर पर बैठकर बोली। आराधना कुकू को लेकर बेड पर पसर गई और अनुराधा पर आर्डर लगाया, जाओ कुकू का दूध लेकर आओ। गौरांगी वो सब अभी चुप ही हुई थी कि बाहर से विविधा की आवाज़ आई। जी चाची, वो तुरंत बोली। अभी तक यहीं हो? अरे दीदी कब से कह रही हैं कि वहाँ तुम्हारा पति अकेला है, जाओ देखो जाकर, उसे कुछ ज़रूरत हो। और फाइनली अर्धांग ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। सिर्फ घर के बड़ों की ही कहने की कमी थी, वो भी पूरी हुई। गौरांगी तुरंत अर्धांग की टी शर्ट निकाल और पानी की बोतल फ्रिज से लेकर छत की तरफ बढ़ गई। ऐसा तो नहीं था कि उसे उसके पास जाना नहीं था, जितना प्यार और तड़प उसके अंदर था उसमें भी उतना ही था। पर बस लज्जावश बड़ों के सामने वो उसे जताती नहीं थी। जानती थी वो नाराज हो गया होगा, पर उसे मनाना भी उसे उतना ही पसंद था। जब वो रूठ कर उससे शिकवा करता तो एक पल को उसका मन खुशी से भर उठता। आखिर उसके पीछे छिपा हुआ उसका प्यार और बेचैनी भी तो उसे समझ आती थी। और गुस्सा करता तो और भी दिलकश लगता। उस टाइम उसके जिस्म को हक से उसका छूना उसकी रूह को छू लेने जैसा था। प्यार में और मिलने में जब तक छोटी सी प्यारी सी हल्की सी रोक टोक होती है ना, इनका भी अपना अलग ही मज़ा है। वो छुप कर मिलना, सबके सामने नजरें चुराना, पूरे परिवार के बीच अपने लिए वक्त निकालना, ये भी अलग ही प्यार को दर्शाती है। इससे ही तो मन हर समय अलग ही लय में महकता रहता है। टाइम मिल गया। उसने जैसे ही छत पर कदम रखा, उसके दूसरे ही पल वो उसकी बाहों में थी और उम्मीद के मुताबिक पहला सवाल यही हुआ। वो उसकी शर्ट के बटन से खेलती हुई कुछ शर्म से पलकें झुकाकर बोली, आज मेरी तरफ ना देखने की कसम खा रखी है क्या? ऐसा तो नहीं है, मैंने तो देखा था। अच्छा कब? जब तुम आए थे तब। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। तो मैं क्या करूं जब तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देते? वो उसे छेड़ते हुए बोली तो अर्धांग ने खामोशी से उसे घूरा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया। लड़ोगे नहीं आज? वो उसके यूं अचानक एक नई अदा को महसूस कर बोली। नहीं। क्यों? ऐसे ही मन नहीं है। अब मेरी बीबी मेरे लिए झांसी की रानी बनेगी तो प्यार तो आएगा ही। मैं कब बनी और तुम्हें कैसे पता? बस पता है, मेरे भी खबरी हैं यहाँ। जानती हूँ, कान्हा ने बताया होगा, कुछ नहीं रुकता उसके पेट में। तो क्यों लड़ी थी आज सबसे? वो बेहद संजीदगी से आज पहली बार गौरांगी से बोला तो उसने पलके उठाकर उसका चेहरा देखा। तुम्हारे अपने हैं ये, मैं जानता हूँ खुद को। तुम्हारे लिए इस कदर पागल सा हो गया हूँ कि जब तुम्हारी बात आती है ना तो सच में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। पर सच तो ये है कि वाकई दिल तो दुखा होगा तुम्हारे घर वालों का। जानती हो मेरी माँ को गौरांगी तुम? वो आज पहली बार खुलकर अपनी माँ के टॉपिक पर आया था। इतनी गहराई आज गौरांगी ने उसकी बातों में महसूस की थी, इसलिए उसने खामोशी से अपना सर हाँ में हिला दिया। वो सुनना चाहती थी उसे आज। बहुत प्यार करती थी वो संग्राम चौधरी से, इसलिए शायद वो शादीशुदा हैं जान कर भी उनसे दूर नहीं रह पाई। लेकिन मरते मरते भी एक कसक उनकी आंखों में मैंने महसूस की। जानती हो क्या? वो मुड़कर कुछ दर्द से भरी हुई आंखों से गौरांगी की तरफ देखकर बोला, किसी का घर तोड़ने की कसक? तुम पूछती हो ना कि क्यों मैं वो काम करता हूँ जिनमें मुझे खतरा होता है। सिर्फ अपनी माँ की वजह से। उन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा था मुझसे कि जो उनसे अनजाने में हुआ
वो गलती मैं कभी ना करूं, इसलिए मैं उनके जाने के बाद वापस यहाँ दादाजी के पास आया। जिसने जो कहा मैंने वो सब किया, यहाँ तक कि कुलवंती माँ ने भाई के आगे मुझे कभी अपना नहीं माना। फिर भी मैंने उन्हें कोई उलाहना नहीं दिया, कभी कुछ नहीं मांगा, ताकि उन्हें कभी ये ना लगे कि मैं भाई से उनका हक ले रहा हूँ। उनके पति को अपने पिता का दर्जा कभी नहीं दिया, ताकि उनके घर टूटने की बद्दुआ मेरी माँ को वो उनके जाने के बाद कभी ना दें। पर मैं तुमसे हार गया गौरांगी। जिद, गुस्सा, अधिकार सब मैं तुम पर दिखाने लगा। तुम किसी और की कभी हो जाती सोच कर ही मैं पागल सा होने लगा। तुमसे दूर होने की डर से खुद की बंद होती सांसों को संभालना मुझे आ जाता, तो कभी तुम्हारे घर वालों को मैं तकलीफ़ नहीं देता, पर वो मुझसे नहीं हो पाया। मैं उनके आगे झुकता भी तुम्हारे लिए, पर तुम मेरे लिए उनसे लड़े। और कहीं अगर वो नहीं मानते और हमेशा के लिए जो पतली सी डोर तुम और तुम्हारे घर वाले के बीच थी वो टूट जाती, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता गौरांगी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इतना कि मुझे खुद नहीं पता कि तुम्हारे लिए मैं कब गुस्सा, कब बेसब्र, कब पागल बन जाता हूँ। वो तो तुम्हारे संभालने से मुझे पता चलता है कि मैं किस एहसास में घिरा हुआ हूँ। दुनिया कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं, बस तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से कोई दर्द आए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। वो रेलिंग का सहारा लेकर खड़े होकर बोल ही रहा था कि गौरांगी उसके आंखों की बेचैनी को देख आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई, तो अर्धांग की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसने उसके खामोश होते ही पलकें उसके चेहरे पर टिकाई, फिर धीमे से बोली, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। आज वो सब कहा मैंने जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। प्यार में स्वार्थ हो तो कैसा प्यार। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोली, मैं स्वार्थी ही तो थी, जो सोचती रही कि तुम मुझे मिलो भी और सब अच्छा भी रहे, सब खुश रहे। पर हम सबको तो खुश नहीं कर सकते ना। माँ बाप, भाई बहन सब बहुत मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, पर जिसमें हर रिश्ता एक लड़की को मिल जाता है वो उसका पति होता है। तुम में बसे हुए मैं अपने हर रिश्ते का अपमान कैसे सहती। पहले हंसी आती थी कि कैसे कोई जो अजनबी इतना अनमोल हो जाता है कि हम अपने अपनों से लड़ जाते हैं उसके लिए। पर आज मेरा दिल जानता है, तुम पर उठी हुई एक भी उंगली मेरा दिल तोड़कर रख देती है। बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। माँ बाप से हर लड़की को बिछड़ना ही होता है, इस बात के लिए तो भगवान हमारे मन को तैयार खुद ही कर देते हैं। पर तुमसे बिछड़ने का सोचना सांसें रुकने जैसा है। पति जब टूट कर चाहे तो एक पत्नी के लिए वो किस कदर प्यारा हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि वो दिल में रख ले उसे, ताकि दुनिया की कोई बुरी नज़र उसे कभी ना लगे। मेरे हाथों की लकीरों में तुम नसीब से लिखे गए हो और मुझे अपने नसीब पर फ़क्र है। वो छलकती हुई आंखों से बोली तो आज अर्धांग लाजवाब हो गया। आगे बढ़ कस कर बाहों में भर कर सिर्फ उसने उसकी बेहिसाब मोहब्बत को पल के बंद महसूस किया। आई लव यू, वो पिघल कर बोला। जानती हूँ, गौरांगी उसकी पीठ पर बाहें कस कर बोली। और कोई शिकायत पति देव? वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, तुमने आज मुझे एक बार भी नहीं देखा। वो वापस से अपने पुराने अंदाज में आकर बोला तो गौरांगी खिलखिला उठी। दिल की धड़कन सा धड़कते हो मुझ में और कहते हो कि महसूस नहीं करती तुम्हें। वो अपनी हंसी रोक बोली तो अर्धांग ने नज़र भर उसे देखा। आज लाजवाब करने की ठान ली है मुझे, क्या करूं, संगत का असर है तुम्हारी। किस में? वो उसकी बात सुनकर तुरंत बोला तो गौरांगी ने हैरानी से उसे देखा। इतना भी संगत का असर नहीं आया है, ये काम तुम्हारा है, मुझसे नहीं होगा। गौरांगी शर्मा कर बोली तो अब मुस्कुराने की बारी अर्धांग की थी। खुले हुए बालों, उसके नाम की निशानियां खुद में समेटे हक से आज गौरांगी उसकी बाहों में खड़ी हुई थी, जहां उसने उसे पहली बार दो चोटी बनाए एक लड़की को देखा था और जो उसके दिल में पहली ही नज़र में बस गई थी। वही रात, वही छत, वही वो दोनों, बस उनकी मोहब्बत का वक्त अब बदल गया था। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो उनमें आने वाली रुकावटों से घबराना नहीं चाहिए। अगर साथ अपनी मोहब्बत का हो तो हर मैदान में जीत होना तय है। फिर डर नहीं लगता, बस प्यार से ही सब पार हो जाता है। अर्धांग ने धीमे से उसे देखते हुए उसके होठों को चूम लिया और गौरांगी हमेशा की तरह उसमें सिमट गई।
उसने झट से उसे बाहों में उठा लिया। टी शर्ट नहीं पहननी? मैं कपड़े पहनता नहीं, उतारता हूँ तुम्हारे सामने। बेशर्म हो तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो उसके बेहद करीब लेटकर बोला, फिर उसके पेट पर अपना सर रख दिया। गौरांगी ने उसके बालों में उंगलियां फंसा ली और अर्धांग ने पलकें मूंद ली। बहुत अच्छी लगती हो तुम सूट में, जान निकालती रहती हो मेरी जब भी नज़र पड़ती है तुम पर। वो उसके पेट पर अपने होठ फिराकर बोला तो गौरांगी के पैरों में पड़ी हुई पायल में हल्की सी आवाज़ हुई। साड़ी में नहीं लगती? वो उसके एहसास से भारी होती हुई पलकें खोलकर बोली। लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुमसे प्यार करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी देखता हूँ बस प्यार ही आता है। वो बढ़कर उसके गले पर आकर खुमारी से बोला। गौरांगी, शर्ट निकाल दो मेरी। वो अपनी उंगलियों को उसके शर्ट के बटन पर रख कर बोली। सारे काम इस टाइम तुम्हें मुझसे ही करवाने होते हैं? इस टाइम जबकि जानते हो मुझे मेरे छूने से बेचैनी होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं तुम्हारे। वो उसकी आगे की बात पूरी कर बोला। पर अच्छा लगता है मुझे जब तुम्हारी कांपती हुई उंगलियां छूती हैं मुझे। यही छोटी छोटी बातें मुझे बहुत पसंद है तुम्हारी। वो खुली हुई शर्ट को निकाल कर साइड कर बोला। फिर गौरांगी को कसकर जकड़ लिया और गौरांगी, जो उसकी हर अदा से पहले ही वाकिफ थी, उसने हल्की सिकन से जो उसके चेहरे पर उसकी मजबूत पकड़ से आती थी होठों से दबा अपनी पहले से ही बंद होती पलकें झुका दी। वो टूट कर उसे प्यार करता था और प्यार ऐसी ही दुआ है जिसमें इंसान बुज़दिल नहीं रह पाता। सामने वाले का प्यार उसकी रगों में ताकत बनकर दौड़ जाता है। वो अर्धांग था, सिर्फ उसका अर्धांग, जो उसके अलावा कुछ सोचता भी नहीं था। वो प्यार में पहले उसका हुआ, इसलिए तो एक वक्त पर सिर्फ वो उसकी होती चली गई, तो कैसे ना वो उस पर वारिस आती। वो तारों से भरी हुई रात आज उनके रिश्ते को मजबूत करती हुई फिर पिघलने लगी थी और वो उस पर हमेशा की तरह खुद को उसके साथ खोता चला गया। जैसा गौरांगी ने सोचा था अर्धांग ने सेम टू सेम वैसा ही किया। सुबह के 3 बजे वो खुद सोया तो गौरांगी को भी नींद नसीब हुई और सिर्फ 2 घंटे सोते ही सुबह के 5 बजते ही गर्मियों की सुनहरी सी सुबह का आगमन हुआ। जगमोहन जी के मंत्रोच्चारण की आवाज़, दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज़ से उसकी झटके से नींद खुली। पास में उसमें घुसे हुए सोते हुए अर्धांग को उसने घूरा, फिर आगे की कार्यवाही के लिए आंखें जबरदस्ती खोली। ऐ सुनो, उठो, वो उसे ढीले हाथों से हिलाकर बोली तो अर्धांग ने उसे अपने ऊपर से पकड़ते हुए करवट ले ली। उठो, सुबह हो गई है, आसपास के लोग यहाँ छत पर लेटते हैं, फिर दिखता है सब। वो पूरी बात कहकर उसके कंधे पकड़ हिलाकर बोली, पर अर्धांग के कानों पर कोई असर नहीं हुआ। एक तो उसकी नींद का सत्यानाश किया था उसने और खुद सो रहा है, ये सोचकर गौरांगी ने उसे खुद के ऊपर से हटाकर साइड किया। फिर उठकर जल्दी से कपड़े संभाल दुपट्टा उठा लिया, फिर अर्धांग का हाथ पकड़ उसे बिठाने के लिए खींचा। वो हिला तक नहीं उससे, पर शुक्र हुआ कि उसकी आंखें उसके दूर जाते ही खुली थी। ये सुबह सुबह पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम्हारे जैसा पति जिसका भी हो वो एक नींद की कमी से आधा पागल होगा और दूसरा तुम्हें उठाते उठाते। इतना ही सोने का शौक़ है तो रात में टाइम से क्यों नहीं सोते? मेरी बीबी बहुत हॉट है इसलिए मुझे नींद ही नहीं आती। वो उसे देखकर बोला। पागल मत बनाओ, पहले भी तुम रातों को मेरा दिमाग खराब करते थे। वो उसके मुंह पर तकिया और चादर मार कर बोली। सुबह सुबह लड़ क्यों रही हो? उठ रहा हूँ, पहले शर्ट लेकर आओ, पहनाओ मुझे। नहीं पहनाऊंगी। गौरांगी, वो उसकी तरफ अपनी नींद से भरी हुई आंखों में जबरदस्ती गुस्सा उतार कर बोला तो गौरांगी एक बार फिर मजबूर पड़ गई। पैर पटक कर आगे बढ़ी। बस इनकी ही तो नींद है, बाकी सब तो उल्लू हैं इनकी नज़र में। वो बड़बड़ाती हुई उसे शर्ट पहनाने लगी। तुम उल्लू नहीं हो। हाँ, गलत कहा मैंने, वो तो तुम हो। पलटकर तुरंत जवाब आया। शायद अपनी ना पूरी हुई नींद का उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा निकल रहा था। नीचे आकर जैसे ही उसने कान्हा के रूम का दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद जो हुआ उससे गौरांगी की आंखें फटी की फटी रह गई। कान्हा आया। अर्धांग ने हाथ में पकड़ा हुआ तकिया और चादर उसको फेंका, जो उसने नींद में ही कैच कर लिया। अब क्रिकेट खेलने का कुछ तो असर था। उसके बाद अर्धांग आगे बढ़कर सीधा कान्हा के छोटे से तख्त से बने सिंहासन पर
और कान्हा ने उतनी ही फुर्ती से दरवाज़ा गौरांगी के मुंह पर बंद कर दिया। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही, फिर जाकर सुप्रिया और अनुराधा को एक साइड कर उनके साथ लेट गई। सब लोग सोते ही रहो, गिनती के दिन बचे हैं शादी के, ये नहीं इन दिनों तो जल्दी उठकर हम पर उपकार कर दें। वसुधा बहुत धीरे धीरे दांत किलस कर उन तीनों के सर पर बोल रही थी तो गौरांगी की आंखें सबसे पहले खुली। माँ, आप इतना धीरे क्यों बोल रही हो? हाँ, घर में मेहमान है, चिल्ला चिल्ला कर जता दूँ कि देखो कैसी सुबह होती है हमारे घर की। अब तुम सबके कर्म तो किसी को पता नहीं होंगे। ढोल ले आओ, तब भी आपके उस प्यारे मेहमान के कानों पर सुबह सुबह असर नहीं होगा। वो उठकर बाथरूम की तरफ जाकर बोली। अच्छा माँ, वो मेरा पति है, बहुत अच्छे से जानती हूँ। 10 बजे से पहले कदम कमरे से बाहर नहीं होंगे। वो सुबह का मंजर याद कर जल भून कर दरवाज़ा बंद कर बोली। कुछ तो शर्म करो तुम लोग, वो तो ससुराल वाली हो चुकी है, तुम लोगों को होना बाकी है। क्या नाक कटाकर ही दम लोगी? वसुधा क्या कम थी जो अब ललिता आकर बोली तो बिस्तर में घुसी हुई सो रही अनुराधा उठ खड़ी हुई। इनकी ही कमी थी बस। अनुराधा मुंह बनाकर बोली। हाँ हाँ, मुझे ही सुना लो बस। सुन भी था, ये जो तुम्हारी छोरी है ना, इसकी ये जबान देख लेना, कितना सुनना पड़े तुम्हें। टेंशन ना लो आप तब तक हो सकता है टिकट कटा चुकी होंगी, आराम ही आराम। कान्हा का भूत घुस गया है तुम में, विविधा चिल्लाई तो रोती हुई कुकू को लेकर आराधना आ धमकी। अरे कोई पता करो, दूध क्यों नहीं आया अभी तक? कान्हा कहाँ है? सो रहा है माँ, केशव अभी डेयरी गए हैं पनीर तय करने के लिए। मैंने बोल दिया है दीदी आते हुए दूध ले आएंगे। प्रिया गर्म पानी का ग्लास बुआ को पकड़ा कर बोली। हे कान्हा, चाय के लिए दूध भी नहीं है आज? ललिता बोली। नहीं बुआ, पता नहीं कैसे सारा खत्म हो गया। बताओ, घर में दामाद हो, ये व्यवस्था, ना लेटने का इंतजाम ना चाय का। ललिता मुँह बनाकर बोली। इस कान्हा को भी आज मौका मिल गया, अब जा भी नहीं सकते वहाँ, अर्धांग सोया है ना। हाँ तो हम नहीं जा सकते, गौरांगी को भेज दो, अनुराधा बोली तो बाथरूम से निकलती हुई गौरांगी ने उसे मुड़कर देखा। ये ठीक है, जाओ गौरांगी, कान्हा को जगाओ। पर माँ, अब जाओ भी। इस बार आवाज़ आराधना की थी तो वो वाकई कुकू के लिए परेशान हो गई थी। दरवाज़ा खोल वो अंदर आई तो देखा कान्हा एक साइड और दूसरी तरफ अर्धांग गहरी नींद में था। वो उसे अच्छे से जानती थी, इतनी जल्दी तो वो उठने से रहा। कान्हा कान्हा, उसने उसको कंधा पकड़ हिलाया। क्या है दीदी? कान्हा झुझरा कर बोला। उठो, चाची बुला रही हैं। इस घर में सब मुझे ही बुलाते रहते हैं, कोई काम ही होगा। हाँ, दूध खत्म हो गया है, पता था मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। वो करवट बदल कर बोला। जाओ, अगर ललिता बुआ से सुबह सुबह लड़ना नहीं है तो। वो अभी कह रही थी कि वो तो तुम्हें जगाएंगी तो तुम एक बार में जग जाओगे। जैसा गौरांगी ने सोचा था वैसा ही हुआ। कान्हा पैर पटकता हुआ बाहर की तरफ चला गया। गौरांगी जानती थी वो बाहर जाकर 2-3 बातें बिना सुनाए तो दूध लेने जाने से रहा, इसलिए हल्का मुस्कुराकर उसने नज़रें घुमाई तो अर्धांग पर टिक गई। सुबह सुबह उसकी वो खूबसूरत सी बंद पलकें और चेहरे पर छाया सुकून उसे बहुत अच्छा लगता था। वो आगे बढ़ी और उस पर हल्का सा झुककर उसके माथे पर आए बाल सवार दिए, फिर पलकों को चूम लिया। उसे बहुत प्यार था उससे, और ये बात आज वो किसी भी संकोच, बिना डर के और पूरे हक और दिल से कह सकती है। प्यार मिलना खुद किस्मती है, ये बात बिल्कुल सच है। पर प्यार परिवार के साथ मिल जाए तो दुआ बन जाता है। जिसने आपको ज़िंदगी दी हो, उनका दिल में आपकी मोहब्बत का मान हो तो दिल सुकून से भर जाता है। ये बात आज गौरांगी महसूस कर सकती थी। अपनी मोहब्बत को पाकर दिल सुकून से महक जाता है और उसे पूरी दुनिया की नज़र में मान दिलाकर रूह महक जाती है। वो एकटक उसे देखती रही, फिर ना जाने क्यों आँख नम हो उठी उसकी। जब अपने प्यार को जताने के लिए लफ्ज़ कम हो जाते हैं तो आंखें नम होकर ये एहसास दिलाती हैं कि अब मोहब्बत बेहिसाब है, बेहद है। गौरांगी ने धीमे से एक बार फिर प्यार से उसके माथे को चूम लिया तो नम हुई आंखों का एक एहसास अर्धांग की पलकों में गिरकर उसमें हलचल कर गया। रो क्यों रही हो? उठकर उसकी आंखों पर तुरंत निगाह कर वो तड़प कर बोला। रो नहीं रही हूँ। तो वो जिद्दी सा उठ बैठा। ऐसे ही, अब उठ गए हो तो चलो बाहर आओ, बात मत बदलो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो नींद से भरी हुई हेजल आंखें उस पर टिका कर बोला तो गौरांगी को वो बहुत दिलकश लगा।
मुझे नहीं बताना, देखो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। कोई नई बात बताओ डियर हस्बैंड, आपकी आंखों के गुस्से को तो हम कब का दिल में उतार चुके हैं। वो दिलकशी से मुस्कुराकर बोली तो अर्धांग ने उसे घूरा। फ़ायदा उठा रही हो मेरे प्यार का? शौक से, जानती हूँ ना ये बात कि कटेगी नहीं तुम्हारी मेरे बिना। अब इतना तो बनता है, सुबह का कारनामा याद है? हाँ याद तो मुझे रात का भी है, कहो तो बताऊँ कि क्या क्या किया और कैसे किया। धीरे धीरे, कुछ भी बेशर्म हो तुम। वो आगे बढ़ उसके मुंह पर हाथ रखकर बोली तो उसने हाथ हटा उसके गालों को चूम लिया तो वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। प्लेट में पनीर की सब्जी, रायता, आलू मटर की सब्जी, भिंडी और तो और प्रिया से कहकर विविधा ने मूंग दाल का हलवा भी बनवा दिया था। पर फिर भी वसुधा कुछ संकोच में थी। अर्धांग अभी नहा कर आया था और उसे खाना उन्होंने ही दिया था, क्योंकि गौरांगी अर्धांग के फैलाए हुए पसारे को समेट रही थी। खाना ठीक तो है बेटा? वो धीमे से बोली। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट इतने सारे आइटम हैं तो अच्छा है। वो मुंह में पहला बाइट रख कर बोला तो पास बैठा खाना खा रहा केशव भी मुस्कुरा उठा। वो अपनी माँ की दुविधा समझ चुका था। पास खड़ी प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उसने इस दुविधा को दूर करने की ठान ही ली। वो मुस्कुराकर बोली, क्या बात है नंदोई जी, लगता है बिना प्याज लहसुन का खाना सिखा दिया है हमारी ननद रानी ने आपको, वरना आपके घर में तो नॉनवेज खाते हैं सब। हाँ बनता है पर मैं नहीं खाता। अब वो बोला तो एकदम से पूरा घर उसकी बात पर उसकी तरफ देखने लगा। पर वो तो अर्धांग था। सबको हैरान छोड़ खाना खत्म कर सीधे से बेशर्मी के साथ उस रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ गौरांगी थी। गौरांगी जो अभी पसीने से भीगी हुई, उसके सारे कपड़े धुलकर छत पर सुखाकर बाल्टी वॉशिंग मशीन के पास रख कर जैसे ही पीछे मुड़ी, अर्धांग ने उसे बाहों में भरा और बिना मौका दिए उसके गाल, होठ, आंखें सबको चूमता चला गया। यार आप लोग दिल खोल कर समीक्षाएं नहीं करते हो, कभी तो बता दिया करो। अर्धांग, गौरांगी और इन सभी कैरेक्टर में सबका कैरेक्टर कैसा लगता है आप लोगों को? खासकर अर्धांग का गौरांगी के लिए बेपनाह मोहब्बत। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।